रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद रिया को देख रही थी और रिया उसकी आंखों में देखकर डर से थर थर काँप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी हो क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर रिया वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं, पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसके सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि निर्मला रिया को ऐसे प्रकार का दुख दे रही थी? और रिया के पति मतलब विजय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? रिया की शादी विजय से 5 महीने पहले हुई थी। रिया के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। रिया की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्यौहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। रिया के ससुराल में उसकी सास, पति और ननद मोनी, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर रिया इस घर में आई थी, पर सपना तो सपना ही होता है। हमेशा सपना सच हो कहाँ मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थ का सपना तो सपना ही रह गया। रिया की उम्र 18 की हो गई थी और विजय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास निर्मला ने रिया के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही रिया खा सकती थी। ऐसे और उसके कितने नियम कायदे निर्मला ने रिया के लिए बनाए थे। रिया को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोनी उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी के 10-12 दिन हुए थे। हर रोज विजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी विजय नहीं आया। रिया को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाना खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो रिया से सहन नहीं हुआ। तभी रिया बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी तभी मोनी आगे आई और रिया को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे मोनी, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर। उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती हूँ। रिया आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे विजय घर आया। तभी निर्मला और मोनी ने मिर्च मसाला लगाकर रिया के खिलाफ विजय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त, इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर रिया को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज ही तो बात ले लो। रिया रसोई घर में खाना बनाकर निर्मला और मोनी को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर रिया एक एक गरम गरम रोटी उसको परोस रही थी। आज सुबह रिया को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। रिया को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर विजय तो 10 बजे से पहले आने वाला नहीं था। पर रिया को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनी का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले रिया ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने अमृता को बाहर निकालकर रसोई घर में ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गए। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था।
लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय निर्मला कोई काम के लिए उधर आई और उसने रिया को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया। और उस वजह से रिया भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि विजय घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद विजय घर पर आया तो रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से विजय की जोर से आवाज आई, रिया जल्दी बाहर आओ। रिया डर कर थर-थर कांपते हुए बाहर आई। देखो तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर घुर्रा रही थी। मोनी भी मन में मन मुस्कुराकर देख रही थी और विजय उसकी आंखों में खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही रिया विजय के सामने आई, उसने उसके बाल को पकड़कर जोर से धकेल दिया। रिया बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते हुए विजय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और रिया को मारने लगा। रिया जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाती हुई उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। रिया को सहन नहीं हो रहा था, तभी उसने विजय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? निर्मला विजय को बोली। तभी विजय बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ, उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आ जाएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। विजय का बोलना सुनकर निर्मला ने विजय को खाना दिया और आज भी तभी खाने के लिए बैठे, पर रिया की याद किसी को नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद रिया घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? निर्मला ने उसे टोंट मारा। तभी विजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं आ रहा जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक रिया की पीठ के पीछे से मोनी के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? निर्मला साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डरकर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। मोनी के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनी ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो, हमें आपके साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना, और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी निर्मला नरम आवाज़ में रिया को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। ऐसी कोई छोटी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और या तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और या कैसा ससुराल जहां मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती है? आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोनी के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और रिया को एक स्वयं सेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। उसने अभी सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।